बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने मेक और बाय कंप्लीट कर लिया था और मेक करना है बाय करना है फॉर सिंगल प्रोडक्ट बड़ा आसान होता है। सिंगल प्रोडक्ट को कंपेयर करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाए तो फिर हम जो कंपैरिजन करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? एक्सेस कंट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर। ठीक है जी। कुछ थेरी है, 7 थेरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में आती होती थी 5-5 नंबर की, क्योंकि अब तो एमसीक्यूज आने हैं, तो एमसीक्यूज के लिए थेरी पढ़ लीजिएगा, खुद से रीडिंग कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग वर्क, अगर हम बाहर से काम करवाएं तो रिस्क क्या है, और बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग वर्क, अगर बाहर से काम करवा लें तो फ़ायदा क्या है। मेन बता देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं तो सम टाइम अंदर डिलीवरी का प्रॉब्लम हो सकता है, रेट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है जी। स्टैंडर्ड चीज़ें जो हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वो हमें मिल नहीं सकती। ठीक है, हमें एक परफेक्ट वेंडर ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये रिस्क है बाहर से काम करवाने का। बेनिफिट क्या है कि भाई जिसमें हम खुद अच्छे नहीं हैं वो बाहर से काम करवा लो, ताकि अपनी कोर एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या करें, हम तवज्जो कर सकते हैं। तो हो सकता है अगर हम खुद बनाएं तो कॉस्ट ज़्यादा पड़े, तो बाहर से मंगवा लें, कॉस्ट कम पड़ जाएगी। ठीक है जी। थर्ड, डिसीजन मेकिंग, सेकंड लास्ट के बाद हमारे पास लास्ट रह जाएगा, फिर डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू और शट डाउन, इसके 2 सवाल मैंने करवाने हैं, 2 सवाल मैं क्लास में कराऊंगा, एक अभी आज और एक कल ये भी ख़त्म हो जाएगा। साहिल लिमिटेड वाला क्लास में करेंगे, जिम्बाब्वे लिमिटेड वाला आपके हिस्से में आ जाएगा, और रिसेंट अटैम्प्ट से पहले वाला सवाल एक और वो है, वो भी मैं क्लास में करवाऊंगा। तो 2 क्लास में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो कंटिन्यू और शट डाउन जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू और शट डाउन, ये क्वेश्चन 2 पैरामीटर से होता है। नंबर 1, रेलिवेंट कॉस्टिंग याद है बच्चों आपको? अब होता है रेलिवेंट कॉस्टिंग के 2 तरह से आंसर आते हैं, 2 तरह से आंसर आते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, एक जगह पर आप थोड़ा सा रुक गए थे कि सर वो एडिशनल तो 250 रुपये बनते हैं लेबर के, और मल्टी से 500 ऐड करना चाहिए, तो आप पूरा 500 ऐड क्यों करें? तो फिर मेरे को बताया था कि 1000 मैं पहले एक्सपेंस में बना चुका था, अब 500 की इनकम बनाऊंगा तो नेट होकर 500 का एक्सपेंस रह जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस शट डाउन में रेलिवेंट कॉस्टिंग का प्रिंसिपल यूज़ होंगे। रेलिवेंट कॉस्टिंग का प्रिंसिपल ये है, आपको याद है रेलिवेंट कॉस्टिंग, बस एक बार तो थोड़ा सा रिवाइज करवाना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रेलिवेंट एक्सपेंस बना न्यू जॉब, ड्यू टू न्यू जॉब, ड्यू टू न्यू जॉब, एग्जिस्टिंग एक्सपेंस सेव्ड, ड्यू टू न्यू जॉब एग्जिस्टिंग एक्सपेंस सेव्ड, तो ये मेरे लिए क्या बनेगी? रेलिवेंट एक्सपेंस बनेगी, रेलिवेंट इनकम बनेगी, ये रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। मान लो ये इनकम बन गई 1000 की इनकम बन गई, बात समझ आ रही है? और इंक्रीमेंटल एक्सपेंस आया, एडिशनल एक्सपेंस आया, एडिशनल एक्सपेंस आया कितने का? 500 का। नेट फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो नेट रेलिवेंट इनकम बच गई, इसका मतलब नेट में बेनिफिट में हूं। कितने से बेनिफिट में हूं? 500 से। क्या ये मेरी बात समझ आई या नहीं आई? यस और नो? यस और नो? इसमें क्या किया था? जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंस सेव हुआ, जो रेलिवेंट इनकम थी, उस रेलिवेंट इनकम को लिखा, रेलिवेंट इनकम को लिखा, रेलिवेंट एक्सपेंस को लिखा, फिर नेट किया, तो मेरे लिए बड़ा आसान था। मैं ये भी कर सकता था कि ये एक ही न्यू जॉब की वजह से कुछ एडिशनल इनकम आई है और कुछ एडिशनल एक्सपेंस हुआ है, यानी कि ऑन द नेट हुआ क्या है? ऑन द नेट क्या हुआ? अब कहेंगे सर नेट इनकम बचती है आपके पास, क्या मैं डायरेक्ट 500 लिख लूँ? लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ।
तो रेलिवेंट कॉस्टिंग दो तरह से सॉल्व होती है, या तो रेलिवेंट एक्सपेंस रेलिवेंट इनकम को जो है, एक्सपेंस है तो लिख दो, इनकम है तो लिख दो, उनको लिखते रहो एट द एंड नेट कर लो। या एक ट्रांजैक्शन की वजह से ये जो है ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, ये सिंगल ट्रांजैक्शन की वजह से एग्जिस्टिंग एक्सपेंस बच गया और एडिशनल एक्सपेंस आ गया, ये सिंगल ट्रांजैक्शन की वजह से। तो या तो दोनों को अलग अलग लिख के नेट कर लो, या तो आप डायरेक्ट ही नेट कर लो, दोनों मतलब एक ही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा एग्जाम में कि आप अलग अलग चलना चाहोगे या नेट करके चलना चाहोगे, जैसे आपको क्वेश्चन में आसानी हो। अगर आप डायरेक्ट करें तो ये भी गलत नहीं है। अब ये ना समझे कि सर वो ये कैसे आ गया, तो भाई इन दोनों को नेट करके ये बनता है। तो सम टाइम नेट आसान होगा कुछ सवालों में, सम टाइम जो है अलग अलग करना आसान होगा। और अगर आप कह रहे सर हमें एक ही फॉर्मेट पर रखें, सारों को लिख के कर लें, सारों को लिख के कर लें, डायरेक्ट ना करें, ये आपकी मर्जी है। क्लियर? चले, कंटिन्यूअस शटडाउन है क्या? तो रेलिवेंट कॉस्टिंग का प्रिंसिपल यहाँ पे लगना है, ठीक है? तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो फॉलोड बाय रेलिवेंट कॉस्टिंग। कंटिन्यूअस शटडाउन कहता है we will shut down the operation, हम अपने ऑपरेशन को बंद कर देंगे इफ बेनिफिट ऑफ शटडाउन। ये बेनिफिट ऑफ शटडाउन का मतलब क्या है? बेनिफिट ऑफ शटडाउन क्या है? अगर मैं प्रोजेक्ट को बंद कर दूं तो मुझे फायदा हो जाए। अभी हमने सवाल नहीं पढ़ा, सोचो जरा, शटडाउन अगर हम बिजनेस को बंद करें तो क्या फायदा हो सकता है हमें? इसका मतलब लेबर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल्डिंग का किराया नहीं देना पड़ेगा, और जो अगर मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ जो मशीनरी होगी वो बेच दूंगा, है ना, उनकी डेप्रेशन एक्सपेंस बच जाएगा, मशीनरी को बेच के पैसे आएंगे, और क्या हो सकता है, जो रॉ मटेरियल पड़ा है वो बेच दूंगा। ये बेनिफिट है शटडाउन का। यस और नो? यस और नो? बेनिफिट ऑफ शटडाउन, अगर बिजनेस को बंद करने का बेनिफिट एक्सीड कर जाए किससे? रेलिवेंट कॉस्ट से। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या जी? अगर शटडाउन को अगर मैं बिजनेस को शटडाउन करूं तो उसका बेनिफिट एक्सीड कर जाए रेलिवेंट कॉस्टिंग का मतलब कंटिन्यू करके। तो फिर वी विल शट डाउन द ऑपरेशन, फिर हम शट डाउन कर देंगे। तो शट डाउन कब करेंगे? डिसीजन क्या है? जब हमें हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। हाईएस्ट प्रॉफिट किससे? शट डाउन करके या कंटिन्यू करके, या लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर। शट डाउन करूंगा तो कॉस्ट इतनी पड़ेगी, कंटिन्यू करूंगा तो कॉस्ट इतनी पड़ेगी। तो लोएस्ट कॉस्ट हो या हाईएस्ट प्रॉफिट हो, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर होगा जी? अगर प्रॉफिट के ऊपर डिसीजन लेना है तो शट डाउन करके प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है और कंटिन्यू करके प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो फिर कंटिन्यू नहीं करूंगा, शट डाउन करूंगा। और अगर खर्चे दोनों की तरफ आने हैं, कोई इनकम खास नहीं आनी, तो जिससे खर्चा कम होगा वो कर लूंगा। शट डाउन से खर्चा कम आ रहा है तो शट डाउन कर लूंगा, कंटिन्यू से खर्चा कम आ रहा है तो कंटिन्यू कर लूंगा। बिजनेस को शट डाउन ही क्यों करना है? हाँ, बिजनेस को इसका जवाब आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स से। आपने इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा होगा। परफेक्ट कंपटीशन आपने शट डाउन पॉइंट में पढ़ा होगा, जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर आ जाती है, यानी कि जब लॉस और फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाते हैं। अब ये बातें भूल गई हैं। तो कंटिन्यू शट डाउन करना क्यों है? आपने अक्सर अपने दाएं बाएं देखा होगा कि आपके घर के पास एक रेस्टोरेंट खुला है या एक दुकान खुली है या एक प्लाजा खुला है, वो साल 2 साल बाद नहीं रहा। क्यों नहीं रहा होगा? क्योंकि उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और उसकी बेनिफिट इनकम कम थी। वो कुछ अरसा तो लड़ाई करता रहा कि मेरे इनकम बढ़ जाए। अब इनकम बढ़ी नहीं रही, इनकम क्यों नहीं बढ़ रही? सोचो क्यों नहीं बढ़ रही? सोचो ज़रा, क्यों नहीं बढ़ रही? ना, मार्केट में डिमांड नहीं है, खर्चे होने हैं।
डिमांड ना होने का मतलब है कि अब आप कुछ बेच ही नहीं पा रहे हो, कस्टमर ही नहीं आ रहा आपके पास, कस्टमर ही नहीं आ रहा। बिजनेस तो कस्टमर से चलता है। इसका मतलब यह है मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट की कम चल रही है। मुझे ये बताएं, जब आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम चल रही है तो कुछ अर्सा तो फाइट करेंगे, उसके बाद क्या फैसला करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? बस करें अल्लाह हाफिज, फिर मैं घर जा रहा हूं। हाँ भाई, हाँ, अब लोकेशन बदलेंगे। अब ये फैसला कर लेंगे यार यहाँ मैं टाउन ए में काम कर रहा हूँ, टाउन ए में लोग चीज़ें नहीं खरीदे तो भाई टाउन बी में चले जाएं जहाँ पे लोग ज़्यादा खरीदेंगे इस चीज़ को, हम लोकेशन शिफ्ट कर लेंगे। और मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती हैं, वो मुल्क शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे कि दुबई में टैक्स नहीं है, बिजनेस टैक्स नहीं है, 0 टैक्स रेट है, तो सारा के सारा इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया का रुख इस वक्त दुबई है। दुबई इस वक्त इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर का हब है। जिसने इन्वेस्ट करनी है वो दुबई करता है, फिर साथ उन मलेशिया में कर लेगा, थाईलैंड, वहां जहां पे टैक्सेस कम है। अब पाकिस्तान में 29% टैक्स है बिजनेस के ऊपर, इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर। अब कौन पागल है कि अपने 100 रुपये में से 29 रुपये गवर्नमेंट को दे दे, और इसके अलावा टैक्सेस अलग, पर्सनल टैक्सेस अलग, डायरेक्ट टैक्सेस अलग, सेल टैक्सेस हाई, तो कोई भी यहां पर आने को तैयार नहीं होगा। तो जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी हूं, ये प्रॉपर रिसर्च होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। हम उस मुल्क को सिलेक्ट करते हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर वीक हो, सॉफ्ट हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो, टैक्सेस कम हो, हमें काम करने की आज़ादी हो। हम उस मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करके आते हैं। ठीक है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत वीक भी ना, ऐसा ना हो कि हमें बिजनेस ही ना करने दिया जा रहा हो, डिसिप्लिन ना, ऐसा भी ना हो। ठीक है जी, अच्छा जी। तो कंटिन्यू और शट डाउन में मैं कंटिन्यू करूँ या शट डाउन करूँ? तो अगर शट डाउन करने से, अच्छा मैं बिजनेस क्यों शट डाउन करी, बात समझ लगी जी? अब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रही तो मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा या वो यूनिट बंद करना पड़ेगा। अक्सर आपने सुना होगा कोविड में कि सुजुकी ने अपना ये वाला शेखुपुरे वाला प्लांट बंद कर दिया। क्यों? डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं रही ना। अब कोविड आ गया, अब लोग गाड़ियाँ खरीदें या इलाज कराएं या खाने पीने के ऊपर पैसे लगाएं। बस समझ आ गई? ठीक है, नोकिया चलेगा, ढेरों ब्रांड है, यामाहा चले गया, पेट्रोल पंप थे हमारे पास कार्टेक्स, वो चला गया। तो उनको कहा कि यार मेरी डिमांड नहीं है। ठीक है, अभी आजकल आरामको आया हुआ है, तो आरामको इस वक्त छाया हुआ है। अब वो जहाँ जहाँ आरामको जो है, इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट करने तो आरामको के शेयर खरीद लो पाकिस्तान PSX में जाके, तो आरामको के शेयर ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ आरामको खुल रहा है। अभी मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद में आरामको खुला, वहाँ पे लोगों ने लाइनों में लग के पेट्रोल डलवा रहे थे, लाइनों में लग के। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है। जहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल पंप 14 की एवरेज दे रहा है, वो 17 की, 17.5 की दे रहा है। सर ऊपर से इन्होंने इलेक्ट्रिक कार की जो चार्जिंग है वो भी आरामको ने बहुत ज़्यादा स्टार्ट की है, ईवीज़ की। अच्छा, अभी सबसे ज़्यादा आरामको ने स्टार्ट की है। अभी तो मेरे ख्याल में पता नहीं लाहौर का कोई यूनिट लगा कि नहीं लगा। लगा हुआ सर वो। अच्छा, डिफेंस वाली साइड पे लगा हुआ। टाउन वाली साइड पे भी लगा हुआ है। अच्छा, फिर अभी मेरी नज़र से नहीं गुजरा फिर। ठीक है, जाहिर है आरामको एक तगड़ा ब्रांड है। तो अब बाकी बिजनेस क्या करेंगे? अब जिनको लगेगा कि यार ठीक है आरामको के साथ, मान लो एक अटक वाला था, उसका पेट्रोल पंप भी आरामको के साथ है। अब अटक वाला देख रहा है यार कोई मेरे पास आ नहीं रहा था, अब अटक वाला क्या करेगा कि भाई कंटिन्यू रखूँ तो नुकसान ही नुकसान है, तो बेहतर है शट डाउन करके एग्जिट कर दूँ मार्केट से। ठीक है, ये सीन हो रहा होता है। तो मार्केट इस वक्त डायनेमिक रहती है। इस वक्त अगर अच्छे बिजनेसमैन बनना है तो आपको वर्सेटाइल होना पड़ता है, डायनेमिक होना पड़ता है, हालात के मुताबिक अपने आप को बदलोगे। ठीक है जी, बस कंसेप्ट इसका यही है। बाकी पास ओवर करते हैं। साहिल लिमिटेड वाले पर आ जाए, ऑटम 15। पाकिस्तान में ईवी गाड़ियां तब चलेंगी जब ये सुजुकी, उसके बाद होंडा और टोयोटा जब ये अपनी ईवी को लॉन्च करेंगे। इनके मोनोपोली टूटेगी तो लोग ईवी पर आएंगे, और ईवी तो पेट्रोल से ऊपर ही निकलती है। ईवी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, फिर ये ईवी चलेंगी। वैसे ईवी चल जाएंगे, फ़ायदा हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। BYD आम बंदे की रेंज में नहीं है ना, आम नहीं। अब सारी एलीट क्लास खरीदेगी, वो तो करोड़ों की फॉर्च्यूनर खरीद ले, उनका क्या फ़र्क पड़ता है?
अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेशो कम है ना, अगर अमीर अमीर बंदे इलेक्ट्रिक ईवी खरीद भी लेंगे तो कितनी होंगी, मैक्सिमम 5%, बस ख़त्म। बाकी 95% तो पेट्रोल पे डीजल पे चल रहा है ना मामला। तो कोई मैक्रो लेवल पर चेंज नहीं आएगा। मैक्रो लेवल पर चेंज ये अगर आपको 30-35 लाख की ईवी मिलेगी, फिर इतने की आल्टो मिलती है। चलो जी, सवाल किधर गया यार, मेरा सवाल ही नहीं मिल रहा। कैसे 16 है? कौन से इंडस वाले? वो इनवेरेक्स वाली जो वो गाड़ी है वो तो गाड़ी नहीं है ना, वो तो हल्की, वो तो नन्ही मुन्ने सा है ही है वैसे। नहीं वो विद इन अ सिटी सही है, वो इनवेरेक्स वाली विद इन सिटी है, मतलब वो लॉन्ग रूट पे चलने वाली गाड़ी नहीं है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। 50 से इतना बच्चा हमारी साइकिल चला लेता है लोअर में। ठीक है, लेकिन अच्छी, चलो इनवेरेक्स वालों ने स्टार्ट तो किया है, लेकिन मसला ये स्टार्ट करना मतलब मार्केट में कंपैरेटिव न्यू प्रोडक्ट है, आप कम प्राइसेस पर आए ना। चले यार स्टार्ट करते नहीं, ओह टाइम कम रह गया यार, ये तो 1 आवर का सवाल था, बातों में लग गए इतना सवाल निकल गए पर भी कर। ठीक है जी, साहिल लिमिटेड वाले पे आ जाए, और क्वेश्चन है कंटिन्यू शटडाउन का, यहाँ पे लिख लें। साहिल लिमिटेड हैज डिसाइड, प्लीज ये एक सवाल कर ले, आपको कंटिन्यू शटडाउन की पूरी गेम से में लग जाएगी एक सवाल से। साहिल लिमिटेड है डिसाइडेड, हैड का मतलब क्या है, पास परफेक्ट टेंस, वो डिसाइड कर चुका है। हैड डिसाइडेड टू क्लोज वन ऑफ एसएल ऑपरेटिंग सेगमेंट, सारा बिजनेस नहीं बंद कर रहा, अपनी एक ब्रांच बंद कर रहा है। एट द एंड ऑफ, कब, प्लीज एक एक लफ्ज पे गौर करना है। साहिल लिमिटेड ने ये डिसाइड कर लिया कि अगले साल मैं अपना एक सेगमेंट बंद कर दूंगा। द सेल एंड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर वर बजटेड 50,000 यूनिट, हमने ये बजट किया कि अगले साल तक 50,000 यूनिट जो है वो मैं क्या कर लूँगा, बना के बेच दूंगा। इसका मतलब कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचने वाला मेरा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑफ द बजट ऑफ दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट का बजट आ गया, सेल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स, एडवांस, सारा ये सारा बजट कौन सा चल रहा है, नेक्स्ट ईयर का चल रहा है। कौन सा चल रहा है, नेक्स्ट ईयर के चल रहा है। यहाँ से बात में समझ आ रही है। कितने यूनिट बेच रहा हूँ, 50,000, कितने के बेचूंगा, 5 मिलियन के बेचूंगा। और अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड करना चाहता हूँ, हो सकती है जी, बताएं कितनी आती है। जल्दी जल्दी 10 आ जाएगी, इसमें कौन सोचने वाली बात है। कितनी है, 100 और रुपीज़ 100। और डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 50,000 kg है, और टोटल कितना है 950। यहाँ से मटीरियल पर kg आ सकता है जी, मटेरियल पर kg, पर यूनिट नहीं है, पर kg है 19 रुपीज़ 19। ठीक है, डायरेक्ट लेबर ये आ गया और वेरिएबल हमारे पास आ गया। However, rumors of the closure prompted majority of the segment skilled labor to leave the company. ये अफवाह फैल गई, लोगों को पता चल गया कि हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं उसने अगले साल नहीं दुनिया में रहना, वो दुनिया से चला जाएगा। तो हुआ क्या, जो स्किल लेबर थी उसने क्या किया, कंपनी को छोड़ दिया। जब कंपनी को छोड़ दिया, consequently the management is considering the following alternative to cope with this issue. उस इशू की वजह से मैनेजमेंट ने कुछ अल्टरनेटिव फैसले किए कि स्किल लेबर तो अगर चले गई तो अगले साल तो चलना क्या, हम तो अभी बंद कर देंगे बिजनेस को, अगर स्किल लेबर ही चले गई जिन्होंने काम करना है। तो मैनेजमेंट ने फैसला क्या किया, नंबर 1, क्लोज द सेगमेंट इमीडिएटली एंड रेंट द फैक्ट्री स्पेस फॉर 1 ईयर एट द रेंट ऑफ 40,000 पर मंथ। उसने कहा अगर स्किल लेबर ही चलेगी, जिन्होंने काम करना है वही चले गए हैं, तो जो हमने साल बाद बिजनेस बंद करना था अभी बंद करते हैं, और अभी बंद करके
40,000 पर मंथ पर फैक्ट्री को रेंट पे दे देते हैं, इसका मतलब ये मेरे पास रेंटल इनकम आ जाएगी शट डाउन की वजह से, ये शट डाउन की वजह से रेंटल इनकम आ जाएगी, यस और नो? ओके। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर विच वुड बी एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ 40,000 यूनिट इन अ ईयर। कहता है कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लेकर आते जो कि 40,000 यूनिट बना पाएंगे, हालांकि हमें ज़रूरत तो 50,000 की थी, हमने तो 50,000 का बजट सोचा था और सेल्स सब कुछ उस लिहाज से कैलकुलेट किया था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आएगी वो सिर्फ 40,000 बना पाएगी। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ हाउ आर एक्सपेक्टेड टू सफ़र ड्यू टू दिस चेंज। हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, और ऑब्वियस बात अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी तो अब पैसे सेलिंग प्राइस जो 100 रुपये हमने रखी थी, मेरा नहीं ख्याल वो 100 रुपये में मिल पाएगी। अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे तो पैसे कम मिल पाएंगे हमें, एक ये भी मसला आएगा हमें। The following further information is available. Number 1, the sale manager estimated that sale volume 30,000 यूनिट could be achieved at the current selling price. current selling price क्या है? 100 रुपये। अगर मैं 100 रुपये के ऊपर बेचता हूँ, लो जी तीसरा मसला आ गया। हमने अंदाज़ा कितना लगाया था, कितने यूनिट बनाऊँगा? हमने अंदाज़ा कितना लगाया था, कितने बनाऊँगा? 50। फिर बीच में पता चला अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाता हूँ तो 40,000 ही बन पाएंगे। फिर मुझे और पता चला कि भाई 40 छोड़ें, अगर आप 100 रुपये के ऊपर बेचना चाहते हैं तो फिर 30,000 ही बेच पाऊँगा। बात समझ आ रही है? और अगर 40 बेचने तो फिर सेलिंग प्राइस कम करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्राइस के बाद तो 30,000 बेच पाऊँगा। गेम समझ रहे हो सारी? वेयर एज सेल वॉल्यूम ऑफ 40,000 यूनिट वुड ओनली बी अचीव इफ प्राइस वॉज रिड्यूस टू ₹90 पर यूनिट। लो जी, उसने खुद ही कह दिया, अगर तुम ऊपर वाले 40,000 यूनिट को अचीव करना चाहते हो तो फिर तुम्हें 100 रुपये का भी नहीं बेचना, तुम्हें 90 का बेचना है। तो इसका मतलब 30,000 की सेल प्राइस 100 है, 40,000 की सेल प्राइस 90 है। जी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आगे चलते हैं। 25,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक। ये 25,000 अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है तो 25,000 फिर मैं बेच दूंगा अगर मैं शट डाउन करूंगा तो। अगर मैं बिजनेस को शट डाउन करूंगा, क्या 25,000 रॉ मटेरियल बेच के बेनिफिट लूंगा? बेनिफिट आ जाएगा मुझे, यस और नो? एनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल में बी सोल्ड इन मार्केट में कितना बेच दूंगा? 1900 रुपये पर kg का बेच दूंगा, आफ्टर इंक्रीजिंग 2 पर kg कॉस्ट। 25,000 में से वो कह रहा है कि अप टू 15,000 कैन बी यूज इन अनदर सेगमेंट। कहता है 25 में से 15 किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे, और वो जो प्रोजेक्ट का मटेरियल है वो 18 रुपये का आता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 15,000 रुपये का kg इस अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट पे लगा दूं तो अब मुझे 18 का ख़रीदना नहीं पड़ेगा, यानी कि 18 मेरा बेनिफिट बन जाएगा। क्लियर? तो अब मैं जी ये रेलिवेंट कॉस्टिंग है, RC रेलिवेंट कॉस्टिंग। मेरे पास कितना है मेरे पास kg कितना बढ़ा हुआ है? 25,000। ऐसे अगर मैं 25,000 का 25,000 मार्केट में बेचूं, अगर मैं 25,000 का 25,000 मार्केट में बेचूं तो बताएं पर kg कितने का बेच पाऊंगा? गलत जवाब, वो अगला लफ्ज नहीं पड़ा। आफ्टर इंक्रीजिंग कॉस्ट 2 है तो 17 का बेच पाओगे, यस और नो? अगर 25,000 मार्केट में बेचोगे तो 17,000, और यहाँ से देखो 18 बचा लोगे, तो 17-18 विच एवर इज हायर 18। तो इसका मतलब 18 के ऊपर 25 का 25 काश मुझे अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट पे लगाना पड़ जाए तो 18 रुपये का बेनिफिट मिलेगा वहाँ से। पर वहाँ से 25 का 25 तो लग नहीं सकता, 15 लगेगा, तो 15 वाले किली से तो 18 काबू करूँगा, बाकी पीछे कितना रहेगा? 10, तो 10 से 17 काबू कर लूँगा। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये सारा सोल्यूशन बन रहा है मेरा। तो काश मैं साथ ChatGPT को ऑन करूँ और वॉइस में बोलता रहूँ, तो साथ साथ मुझे सोल्यूशन बना के देता रहेगा, और फिर जब मैं सारी डिस्कशन एंड करूँगा तो सोल्यूशन बनाया जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितनी है?
24 पर यूनिट, एसर वुड बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड 40,000 ऑन ट्रेनिंग ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो ये ट्रेनिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर एडिशनल है, तो ये रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। ड्यू टू यूटिलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन पर यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%, वेरिएबल 20% इंक्रीज हो जाएगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड, यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड, जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उसमें क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मशीन, ये डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मशीन है, ये तब पढ़ाता हूँ, बाकी ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी डेप्रिसिएशन वाला और लास्ट वाला लास्ट में इंशाल्लाह रीड करेंगे। रिक्वायर क्या, एडवाइज दी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बताएं साहिल लिमिटेड को क्या करना चाहिए। सबसे पहले सवाल को देख के ये बताएं कि हमारे पास कितनी ऑप्शन को कंपेयर करने, कितनी ऑप्शन को हमने कंपेयर करना है, कि ये करें ये करें ये करें ये करें ये करें, कितनी ऑप्शन है, 3। जिस बच्चे ने ये आइडेंटिफाई कर लिया 3, इसका मतलब है सवाल 16 है, 16 में से 12 नंबर तो उठा लेगा वो, गलत से गलत करके भी, ठीक। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता चला कि 3, उससे 2 कंपेयर कर लिया, तो एक सीधा एक ऑप्शन के सीधे नंबर कट गए उसकी। अब वो 16 में से अगर हम तकरीबन नंबर ये भी लगाएं कि तकरीबन 5.5 भी लगाएं, अगर 5.5 भी लगाएं, अब तकरीबन 10 नंबरों में से उसके नंबर आएंगे, तो अब 16 में से वो मैक्सिमम भी 8 नंबर ले पाएगा, आधे नंबर ले पाएगा, क्योंकि एक सीधी ऑप्शन उसने कम कर दी। तो बच्चों हमारे पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, ऑप्शन 1 हमारे पास क्या है बच्चों कि शट डाउन कर दूंगा। ऑप्शन 1 क्या जी, शट डाउन कर देंगे। और ऑप्शन 2 क्या है कि कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कंटिन्यू में 2 ऑप्शन है, तो शट डाउन, पहले हम करेंगे शट डाउन, ये शट डाउन मेरी ऑप्शन 1 है। और उसके बाद अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ, अच्छा जी, ऑप्शन 1 आ गया शट डाउन। शट डाउन, दैट इज द ऑप्शन 1। सेकेंड वाली ऑप्शन क्या है, सेकेंड वाली ऑप्शन कंटिन्यू है। और कंटिन्यू में 2 ऑप्शन आ गई हैं, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। पहली वाली ऑप्शन में कितने यूनिट्स बनाने थे, प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स। दूसरी वाली ऑप्शन क्या थी, प्रोड्यूस्ड 30,000 यूनिट्स। ये वाली 2 ऑप्शन हमारे पास चलेंगे, 40,000 यूनिट बनाएं या 30,000 बनाएं। डन। तो सबसे पहले हम करते हैं शट डाउन।
शट डाउन एंड रेंट आउट। शट डाउन करेंगे और उसको फैक्ट्री को रेंट पे दे देंगे एंड रेंट आउट। ये ऑप्शन 1 आ गई। चले जी, और कंटिन्यू में 2 ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास। ऑप्शन 2 प्रोड्यूस 40,000 यूनिट या 30,000 यूनिट बने। सबसे पहले आ जाएं, अगर मैं शट डाउन करता हूँ तो सबसे पहले क्या करूँगा, रेंटल इनकम आ जाएगी मेरे पास। जी बच्चों, रेंटल इनकम कितनी आई? 40,000, 40,000 पर मंथ आई। और पूरे साल में कितनी आएगी? मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, आंसर कितना आया? 480,000। ये हमारे पास आ गया रेंटल इनकम। फिर अगर मैं शट डाउन करता हूँ तो शट डाउन करके जो मेरे पास मटेरियल पड़ा होगा, अब वो मेरे किसी काम का नहीं है, तो बेनिफिट रिसीव फ्रॉम, बेनिफिट रिसीव फ्रॉम एग्जिस्टिंग मटेरियल, एग्जिस्टिंग मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है। जब फैक्ट्री वो बंद ही कर दी, प्लांट बंद कर दिया, तो रॉ मटेरियल तो पड़ा ख़राब ज़ाया हो जाएगा, तो उसको उससे बेनिफिट देखते हैं क्या मिलेगा। रॉ मटेरियल मेरे पास कितना पड़ा हुआ था जी? अभी मैंने कहानी सुनाई, कितना पड़ा हुआ था? 25,000 पड़ा हुआ था। वो 25,000 में अगर मार्केट में बेचूंगा तो मार्केट से बेनिफिट कितना मिलेगा? 19 माइनस 2, मार्केट में बेनिफिट 17 पे मिलेगा। लेकिन अगर किसी और प्रोजेक्ट पे लगाऊं वहाँ से 18 का मिलेगा। तो बेहतर है कि 15,000 को अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट पे लगा के 18 का बेनिफिट लूँ, और पीछे कितना रह जाएगा? 10,000, उसको मार्केट में 17,000 के साथ बेच दूँ। बात समझ आती है? तो 15,000 रुपये में 15,000 kg में से 25,000 kg में से 15,000 प्रोजेक्ट पे लगाऊंगा और वहाँ से 18 बचा लूँगा। 18 कैसे बचाए? ख़रीदना नहीं पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, और पीछे रह जाएगा 10, तो 10 को क्या करूँगा? मार्केट में 17 के हिसाब से बेच दूँगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आंसर क्या आया? 270,000 ये दोनों से, नो सर, अच्छा 270,000 ये आ गया, और 170 और 170 440। ये आ गया, 170 ये आ गया। तो दोनों से जो हमें नेट बेनिफिट मिला, कितना मिला? 440। 440,000 आ गया। ठीक है जी, 440,000। लास्ट में देखते हैं और कोई प्लांट मशीन तो नहीं बेचनी। देखते हैं आप ज़रा, देखें जब हमने शट डाउन कर दिया तो फैक्ट्री को क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया और मटेरियल बेच दिया। और अगर कोई हमारे पास और कोई टूल मशीनरी वगैरह बेच दी तो वो भी क्या करेंगे? इनकम उसकी आ जाएगी हमारे पास, ऐड ऑन कर लेंगे। अब वो पढ़ते हैं लास्ट वाली बात, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसको मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए होल्ड पे करें। अब उसकी बारी आ गई। डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मशीन्स। कितनी मशीन है जी? डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मशीन यूज इन सेगमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 170,000. These machine originally cost 1.7 million and could currently sold rupees 83,000. और वो तीनों के तीनों 1.7 मिलियन की खरीदी और 83,000 की हम बेच सकते हैं। इफ़ द मशीन आर यूज फॉर प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट ईयर, ये तो तब की बात है अगर हम मशीन को प्रोडक्शन पे लगा दें। इफ़ द मशीन आर यूज इन प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर द सेल वैल्यू वुड रिड्यूस बाय ₹5 पर यूनिट। तो इसका मतलब ठीक है, अभी तो बेच दूंगा ना, तो अगर अभी बेच दूंगा तो बेच के जब मैंने फैक्ट्री ही बंद कर दी तो मशीन किस काम की है मेरी? नहीं, तो मशीन किसी काम की नहीं, तो मशीन को बेच कर क्या 8,30,000 मेरे पास आएगा? यस। तो ये क्या आ जाएगा? सेल ऑफ मशीन या इनकम रिसीव फ्रॉम सेलिंग मशीन।
सेल ऑफ मशीन, जब आपने कोई कारोबार नहीं करना तो क्या करें, कारोबार की चीज़ें बेचेंगे आप, बेच के बेनिफिट आ रहा है। तो सेल ऑफ मशीन कितना आ गया, 830,000, 830,000, ये 830,000 आ गया। तो दैट्स योर नेट बेनिफिट रिसीव। तो ये हम लोगों ने क्या किया, नेट बेनिफिट रिसीव कर लिया, दैट इज द नेट बेनिफिट। वन 1750। अब ये नेट बेनिफिट जो रिसीव किया है ये कंटिन्यू के नतीजे में है। अब ये शटडाउन ऐसा था जहाँ पे हमें कोई खर्चा नहीं पड़ा, लेकिन अगर ऐसा होता, प्लीज़ बच्चों, अगर ऐसा सीन वो सुनाता कि क्योंकि आपने शटडाउन किया है और आपने लेबर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था तो अब आपको लेबर को कंपनसेट करना पड़ेगा, तो फिर अब ये कंटिन्यू शटडाउन की वजह से एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया, कंपनसेशन टू लेबर, तो वो एक्सपेंस यहाँ से क्या करता, मैं इनकम में से, बेनिफिट में से माइनस करता। ऐसा सीन नहीं था तो हमने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। क्या ये शटडाउन वाली बात और रेंट आउट वाली बात अगर समझ लग गई तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर, आगे आ जाए। सबसे पहले अगर मैं 40,000 यूनिट बनाऊं तो 40,000 यूनिट बनाने के लिए मुझे क्या करनी लिखनी पड़ेगी, सेल लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखते हैं सेल। जी, सेल कहाँ पे लिखा हुआ है, सेल कितनी आ रही, पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 पे अगर हम 30,000 यूनिट बनाएं तो 30,000 यूनिट कितने के बिकेंगे, 100 के बिकेंगे। और 40,000 कितने के बिकेंगे, 90 पे बिकेंगे। यहाँ तक क्लियर, ये इनकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो ठीक है, सेल लिख लें सबसे पहले, ये आसान है, जो आसान है वो तो लिखते हैं ना हम। तो सेल पॉइंट नंबर 1 से आ गई। 40,000 की सेलिंग प्राइस पुराने वाली है जी बच्चों, 40,000 की सेलिंग प्राइस क्या है, 90 वाली, और 30,000 आंसर बताएं। 36 लाख और 30 लाख। ये वापस सेल हो गया। अब बेनिफिट कैलकुलेट करना है तो सेल में से क्या क्या माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करूंगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल में से सबसे पहली कॉस्ट कौन सी आती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्लीज़ ये कौन सी जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेनी है ये एडिशनल लेनी है, कौन सी लेनी है, एडिशनल लेनी है। जितने यूनिट बनाऊंगा सिर्फ उतनी, पुरानी वाली नहीं। अच्छा, अब जो एडिशनल मेरे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी, अब ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो एडिशनल मैं मटेरियल खरीदूंगा। चलें आ जाए ज़रा सवाल में चलते हैं। सवाल में चेक करें कि मेरे पास मुझे डायरेक्ट मटेरियल कितना चाहिए। क्वेश्चन में देखें डायरेक्ट मटेरियल कितना चाहिए, 50। ये 50 नज़र आ रहा है आपको, ये 50 नज़र आ रहा है, ये 50 आपको चाहिए। और स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, ये 25 स्टॉक में पड़ा हुआ है। अगर 50 चाहिए, 25 स्टॉक में पड़ा हुआ, तो एडिशनल कितना चाहिए, 25 है, तो 25 खरीदूंगा मैं एडिशनल। इसलिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमने एडिशनल खरीदना है। तो 25,000 इज इन स्टॉक, सो विल बाय जस्ट एडिशनल यूनिट। तो मेरे पास पड़ा हुआ है 50,000 मुझे चाहिए, 25,000 इन स्टॉक है, 25,000 क्या है जी, इन स्टॉक है। तो सर रिमेनिंग सिर्फ 25,000 खरीदूंगा, 25,000 ये एडिशनल बाय करूंगा। ठीक है जी, अगर मैं ये 25,000 खरीदता हूँ, अगर ये मैं 25,000 खरीदता हूँ तो 25,000 के लिए मुझे क्या करना है। अच्छा जी, ज़रा आएँ ज़रा अच्छा जी मुझे
ये दोबारा लिखा, ये गलत हो गया, ये दोबारा चेंज कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ये देखिएगा, ये ना लिखेगा अभी। 50,000 तो तब था जब हालात सारे एक जैसे रहते, तो 50,000 वाला तो अब सीन नहीं है। अब तो हमने ये देखना है कि मुझे कितने यूनिट बनाने हैं। 340। हाँ, अब हम इनके अकॉर्डिंग सोचेंगे, इनके अकॉर्डिंग सोचेंगे। अगर मुझे 40,000 यूनिट बनाने हैं और 25,000 ऑलरेडी इन स्टॉक है, 25,000 यूनिट्स ऑलरेडी इन स्टॉक, तो अब एडिशनल मुझे कितने खरीदने हैं? सिर्फ 15,000 खरीदने हैं। 40 में से 25 स्टॉक में है, सो हम कितने खरीदेंगे? 15,000। और 15,000 कितने का खरीदेंगे मार्केट में? आए ज़रा देखते हैं ज़रा। जी बच्चों, मार्केट में कितने का मिल रहा है? मार्केट में कितने का मिल रहा है बच्चों? ये मार्केट में 19 का मिल रहा है। आपने जो मार्केट की प्राइस उठाई है वो मुझे बताना कौन सी उठाई है, क्या ये वाली 19 या ये वाली 19? ऊपर वाली या नीचे वाली? ये नीचे वाली उठानी है आपने। ऊपर वाली उठाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर ऊपर 18 होता, अगर ऊपर 18 होता और नीचे 19 होता, तो जब आप लोगों ने 18 उठाया होता तो गलत हो जाता। ये तो इस वक्त से बचत होगी, ये भी 19 है वो भी 19 है। अगर आप लोगों ने उसको देख के उठाया तो फिर भी ऑटोमेटिकली आपका सही हो गया, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर का 50,000 का प्रोजेक्टेड है। देखो ये 19 कब निकला? जब मैं 50,000 kg खरीदता और फिर 950 उसकी कॉस्ट होती, तो उसका रेट 19 निकला है। अब तो 50 है ही नहीं, अब तो वो 40 और 30 का चल रहा है रेट। तो हम करंट मार्केट प्राइस देखेंगे कि मार्केट प्राइस में इतने का बिक सकता है। आपके माइंड में ये आएगा सर ये तो सेलिंग प्राइस है। ये मटेरियल मार्केट में अगर इतने का बिकता है तो उतने का खरीदा जाता है। जो मार्केट में प्रोड्यूसर ये बेचेगा वो मैं खरीदूंगा, मेरी कॉस्ट उसकी सेल है। सर लेकिन अगर एक बंदा बेच भी 19 की रहा है और आगे से खरीद मैंने मटेरियल खरीदना है। मैंने क्या खरीदना है? मटेरियल खरीदना है। जब मैं मटेरियल खरीदूंगा तो दुकानदार मुझे 19 का बेचेगा तो मैं 19 का खरीदूंगा। वो मेरी 19 परचेज कॉस्ट है, उसकी सेलिंग कॉस्ट है। सर अगर मतलब आप भी ये मटेरियल बेचो तो ये 19 का बिकता है, अगर वो तो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, तो जितने का आप भी बेचो दुकानदार। मैं मटेरियल क्यों बेचूंगा? मैं तो फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाकर बेचूंगा। मुझे मार्केट से मटेरियल खरीदना है। जब मैं मार्केट से मटेरियल खरीदूंगा उतने का ही खरीदूंगा जितना मार्केट में बिक रहा होगा। मार्केट में मटेरियल कितने का बेचा जाता है? 19 का मार्केट में बेचा जाता है, इसका मतलब 19 का खरीदा जाता है। मटेरियल की बात कर रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, अब इससे पीछे ना जाओ कि उस दुकानदार ने मटेरियल अब कितने का खरीदा होगा, ये सीन नहीं चल रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने 19 का बेचा। ऑब्वियस बात है, एक बंदे ने जब 19 का बेचा तो किसी ना किसी ने तो खरीदा, तो एक का एक्सपेंस दूसरे की रेवेन्यू बना। नहीं सवाल समझ आई? अब जिसने बेचा होगा 19 का, ऑब्वियस बात है उसने हो सकता है कि 15 का खरीदा 19 को बेच दिया, उसने प्रॉफिट रख लिया हो, पर मुझे तो 19 का पड़ा। ये मेरी परचेज कॉस्ट होगी 19 वाला। ये मेरा क्या होगा? परचेज कॉस्ट होगी। ठीक है, नहीं बात समझ आई? अभी भी नहीं है समझ? एक चीज नहीं क्लियर हो रही है अभी कि ये अगर हम यूनिट्स नहीं बनाते उस मटेरियल के और उस मटेरियल को सिर्फ मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो 19 का बिकेगा। 19 का बिकेगा और 2 की प्रोसेसिंग कॉस्ट है। इसका मतलब मटेरियल जो है इस वक्त मार्केट में 19 का बेचा जा रहा है, इसका मतलब उतना ही खरीदा जा रहा है। सर मतलब दुकानदार को हमसे 19 पे लेने के लिए बिलिंग करना, 2 रुपए तो हमारी अपनी तरफ से, वो हम दुकानदार को नहीं बेच पाएंगे ना, वो तो हम नहीं बेच पाएंगे। मार्केट में कस्टमर को बेचेंगे। दुकानदार का होता रिटेलर होगा, वो तो होलसेल पे थोड़े से कम कीमत पे लेगा, तो हम दुकानदार को तो नहीं 19 का बेच पाएंगे। दुकानदार हैं और भाई 19 का, उसने कहा मैं 17 का ले लेता हूँ, तो मुझे 19 का, वो कस्टमर को बेचेंगे हम। मार्केट में जब हम कहते हैं ना बेचना, तो ऑब्वियस बात है अब हम सप्लायर बन गए और कस्टमर को बेचेंगे, हम दूसरे दुकानदार को नहीं बेचेंगे, वो तो सस्ता लेकर आया होगा ना। अब बात समझ आई? तो ये 19 लेना है, ये वाला 19 लेना है। मार्केट में अब कितने का बेचा खरीदा जा रहा है? 19 का जा रहा है, तो ये वाला 19 खरीदूंगा।
बाय डिफ़ॉल्ट ये 19 और ये 19 मैच कर गया, वो 19 तो 50,000 के हिसाब से है। डन हो गया जी। चलो ये बात समझानी थी। मसला कब आता है अगर उधर 18 आ जाता या इधर 18 आ जाता तो फिर आप फंस जाते आप। चलें जी, मटेरियल कितने का? 15,000 मल्टीप्लाई बाय जी 19, और जब हमने 30,000 यूनिट बनाने का फैसला किया और 25,000 ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक हैं, तो अब मार्केट से और कितना खरीदूंगा? 5,000 19 के हिसाब से। जी बच्चों अमाउंट बताओ क्या ये? 285,000 और 95,000। नेक्स्ट आ जाए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और सॉरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे आ जाए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का देखें पॉइंट नंबर कौन सा है लेबर का? लेबर के लिए पॉइंट नंबर 3 है। वेजेस कितनी है बच्चों? 24 ऐसे ही बच्चों। अच्छा, और 40 के लिए 24 हो जाएगा, और 30 के लिए भी हो जाएगा, और 40,000 की उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी, तो 24 याद रख लें आप। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3। और अगर मैं कितने यूनिट बनाता हूँ? 40,000, तो 40,000 रेट 24 है, और अगर 30 बनाता हूँ तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 24। जी आंसर बताएं क्या आता है? 960,000 और उसका 720,000। और ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी इसमें आ गई? 40,000 दोनों में। ट्रेनिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी कितनी जी? 40,000। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, अब कौन रह गया? वेरिएबल ओवरहेड। आए ज़रा वेरिएबल ओवरहेड को ढूंढ के लेकर आते हैं। वेरिएबल ओवरहेड पे आ जाए। वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड कितना इंक्रीज हुआ बच्चों? 20% हुआ। अगर 20% वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज हुआ है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा ओल्ड वेरिएबल क्या है, ओल्ड वेरिएबल ओवरहेड क्या है। अच्छा जी, फिक्स प्रोडक्शन पे आए। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में नहीं लिखा हुआ, वो डेप्रिसिएशन वाला ऊपर है हमारे पास। ठीक है जी, 1750 ये वाला भी सही है। ठीक है। एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड कितने हैं? यहाँ पर है लास्ट वाले में 40% एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड आर वेरिएबल है, और रिमेनिंग क्या हो गया? वो जनरल ओवरहेड हो गया, यानी कि रिमेनिंग क्या हो गया? फिक्स ओवरहेड हो गया। अच्छा जी, ये जो एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड है इसमें से वेरिएबल कितना है? 40% वेरिएबल है। इसका 40% ले लें ज़रा, कितना बनता है जी? यानी कि 2 लाख। और टोटल यूनिट्स कितने हैं जी? टोटल यूनिट्स कितने हैं बच्चों? यूनिट्स कितने हैं टोटल? 2 लाख वेरिएबल आ गया, 200 का है ना, तो 2 लाख बनता है। 500 है, 200 सही है, 2 लाख सही है। डिवाइड किससे करूं? मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे जाना है, डिवाइड किससे करूं? 50,000। ये 50,000 का डाटा सारा पड़ा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय करूंगा 50,000 से। तो जब 50,000 से करूंगा तो आंसर कितना आया? ₹4 पर यूनिट। ये मेरे पास एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट है, और नई वाली वेरिएबल कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया है? 20%। तो 4 को क्या करूँगा कि 20% से इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ तो कोई मसला जी?
चलिए, तो वेरिएबल ओवरहेड में आ जाए। तो वेरिएबल ओवरहेड कितना है मेरे पास? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1.2, और ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1.2। जी आंसर बताएं क्या आया? पहले वाला कितना आया? 192,000। इसके अलावा और वेरिएबल तो नहीं हमारे पास? चेक कर लें ज़रा यार, बच्चों चेक कर लो ज़रा। इसके अलावा ओ ये भी तो है हमारे पास। ओहो सॉरी, ये वाला रह गया, ये वाला तो रह गया, ये वाला रह गया। इसको भी करें ज़रा। 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आया? ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। अब बस ये वाला यूज़ करना है, ₹10 पर यूनिट, ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। और एडमिन एंड सेलिंग जो है वो 40% है। तो देखें इंक्रीज कौन हुआ है? इंक्रीज कौन हुआ है? सारे के सारे वेरिएबल हुए हैं या सिर्फ प्रोडक्शन वाला हुआ है? तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड सिर्फ इंक्रीज हुआ है, सारे वेरिएबल नहीं हुए। इसका मतलब अगर सारे वेरिएबल नहीं हुए तो फिर मैं ये नहीं कर सकता, फिर ये तो गलत हो जाएगा। ये तो नहीं इंक्रीज हो रहा। अगर ये भी इंक्रीज हो रहा था तो 10 + 4 14 के बाद 20% इंक्रीज कर देता। सिर्फ प्रोडक्शन वाला इंक्रीज हुआ है तो ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन वाला मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखें वेरिएबल ओवरहेड ना लिखें, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लिखें, ताकि अभी जैसे गलती होने लगी थी, होते होते बच गई, गलती ना हो। इधर भी 10 इधर भी 10 आ जाएगा। आंसर बताएं। 480,000 और 360,000। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला? नेक्स्ट भी आ जाए हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एडमिन सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड माइनस कर देंगे। वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग, वेरिएबल एडमिन और सेलिंग आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? 40% आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? फाइनल आंसर है कैलकुलेशन के साथ? नहीं, कैलकुलेशन के साथ। जी, वेरिएबल एडमिन सेलिंग कैसे आएगा? 4,000 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, और इधर 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना था? 4। ये कितना बन जाएगा? 160,000 160,000, और ये वाला 120,000 बन जाएगा हमारे पास। यहाँ तक कोई मसला? इसके अलावा हमारे पास लास्ट में एक रह जाएगा, ये जो हमने मशीन बेच दी थी। देखें, जब मैं अगले साल ये फैक्ट्री को चला लूँगा, उसके बाद भी तो मशीन बेचूंगा। ये अभी हमने सॉल्व किया था 4, ये वाला 4 वेरिएबल एडमिन सेलिंग। मैंने डिफरेंट तरीके से किया था। सर मैंने वो क्या कहते हैं 500 का 40% लेके उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर, सेम आंसर आ रहा है उससे डायरेक्ट सेम आएगा। हम पर यूनिट भी निकले ना, जब पर यूनिट पे आ गए तो 40 के लिए मल्टीप्लाई बाय 40 होगा, 30 के लिए मल्टीप्लाई बाय 30 हो गया। सपोज से जो आपके ओवरहेड करके 200 आ रहा है, फिर 200 का नंबर ऑफ यूनिट्स है तो और 300 है उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके वो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, वैसे भी सही है। मेरे दिन में ये वाला है तो मैंने ये वाला करवा दिया। अच्छा जी, लास्ट में आ जाए। जब मैं नेक्स्ट ईयर मशीन से काम करवा लूँगा, उसके बाद मशीन वेली हो जाएंगी, और वेली होकर कितनी बिक जाएंगी? 830 की बिकती हैं। लेकिन अगर मैं अगले साल तक मशीनें चला लूँ तो क्या होगा? 5% पर यूनिट, 5% पर यूनिट के हिसाब से उनकी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी।
तो 830 माइनस 40 इंटू 5 और फिर 30 इंटू 5 कर दूंगा, तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो हमें मशीन बेच कर आ जाएगी। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है जी, यहाँ पर आ जाए। माइनस नहीं, अब करूँगा ऐड कर दूंगा सेल ऑफ मशीन, ऐड कर दूंगा सेल ऑफ मशीन, और सवाल ख़त्म। मशीन को बेच के कितने पैसे आएंगे? अगर काम ना करता तो 830 की बेचता, माइनस अब 5 पर यूनिट के हिसाब से पैसे कम मिलने हैं, और इधर भी 830 माइनस 30 इंटू 5 कर दूंगा, ऐड कर दें 630,000 ऐड कर दें, और 680,000 भी ऐड कर दें, और सारों का ग्रैंड टोटल करके फैसला कर लेते हैं कि विच कोर्स ऑफ एक्शन इज़ बेटर। जी, ये कौन है? 230500 2305 सही है। 2305 इसके बाद एक और 0 फिर 000। कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा ये सादे? ये ज़्यादा हो जाएगा, ये तो बिलियन से ऊपर निकल गया हम। ऑलरेडी 2.3 मिलियन पर हैं, तो ये 1.7 मिलियन है, तो ये सही है, ये सही है। ये वाला बताएं क्या है? 2345 000 आगे 000। अब यहाँ से 1.7 मिलियन है, यहाँ पे 2.305 मिलियन है, और यहाँ पे 2.345। बताएं इन तीनों में से सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करके बैठा हुआ ना, बेनिफिट नेट बेनिफिट, तो बताएं नेट बेनिफिट किसका ज़्यादा है? किसका नेट बेनिफिट ज़्यादा है? तो इसका मतलब टू प्रोड्यूस 30,000 यूनिट इज़ बेटर, टू प्रोड्यूस 30। तो कंक्लूजन क्या निकला? to produce 30,000 units are better। ये बेटर है हमारे लिए 30,000 यूनिट को बनाना। ऑप्शन नंबर जो भी है 2। क्लियर हो गया? सेम क्वेश्चन आप लोगों ने करके आना है, क्वेश्चन लेंथी होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में देख लें कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें अभी। सेम क्वेश्चन करके आना है, क्वेश्चन की लेंथ से घबराना नहीं है। जिम्बाब्वे वाला नहायत आसान सवाल है, उसमें एक जगह मसला आएगा, एक जगह सिर्फ मसला आएगा, वह मसला कल मुझसे पूछ लेना ज़रा। जिम्बाब्वे लिमिटेड वाला सवाल कौन सा है? क्वेश्चन 7 है। सही, आप इसके बाद आएगा येलो वाला हो गया, ये आ गया। जिम्बाब्वे लिमिटेड वाला सवाल चेक करें ज़रा। जिम्बाब्वे लिमिटेड वाले में सवाल की लेंथ चेक करें, ये तकरीबन 1 सफ़ा फिर 2.25 सफ़ा का, बल्कि 2 सफ़ा का सवाल है। अब इसमें ना 3 तरह सवाल सॉल्व करना है। देखें, ये वाला हिस्सा अलग से है। ऑप्शन 1 मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर के लगे, ये अलग है और ये अलग है। अगर आप इनको 3 क्वेश्चन समझे, सिर्फ इतना हिस्सा, ये सारा क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व होगा। जब तीनों को आप कंबाइन करेंगे तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाएगा। तो जिम्बाब्वे लिमिटेड वाला लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी। ठीक है जी, कल एक और मैं शटडाउन का सवाल करवाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।